नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पशुपालन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ऐसी योजना लेकर आए हैं जिसके नाम से तो आप वाकिफ हैं, केसीसी। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। ये उन किसानों को दिया जाता था जिनके पास जमीन होती थी, लेकिन 2019 से केंद्र सरकार ने उन किसानों के लिए भी ये योजना का लाभ शुरू कर दिया है जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन वो पशुपालन करते हैं, और इसकी लिमिट भी बढ़ा दी है। पहले 1 लाख रुपए थी, अब 1,60,000 रुपए इसकी लिमिट बढ़ा दी है। आपको डॉक्टर साहब पूरी इसकी योजना क्या है, इसका फायदा कैसे ले सकते हैं और कब तक इसकी ये डेट है, वो पूरा विस्तार से बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में स्किप ना करें, क्योंकि कोई ऐसी चीज भी आपकी छूट सकती है जिससे आपको लाभ नहीं हो सकता योजना का। एक सरकार कैंपेन चलाती है, पिछले साल भी इन्होंने जून और जुलाई में कैंपेन चलाया था, तो जल्दी कीजिए पशुपालक भाइयों, आप इस योजना से वंचित नहीं रह जाएं, क्योंकि इसकी डेट 15 फरवरी 2022 ही है। तो डॉक्टर साहब आपको इसके बारे में विस्तार से बताएं। साथियों नमस्कार, आप लिखा हुआ देख रहे हैं केसीसी फॉर एनिमल हस्बेंड्री। तो जैसा आपको मैडम ने अभी बताया था कि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जो था अपने को अभी तक जमीन पर बनता था, लेकिन अभी जो किसान क्रेडिट कार्ड जो 2019 है उससे 2019 से एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के ऊपर भी बनाना सरकार ने शुरू कर दिया है। इसमें अभी जैसे ही अब हम प्रारंभ करें तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे की रूपरेखा और सब चीजें जो है आपको बताऊंगा, ताकि आपको इस चीज पे पूरा बिलीव हो और आप इसको कॉन्फिडेंटली जो है इसके लिए अप्लाई कर सकें। देखिए, ये 24 फरवरी 2019 को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसका शुभारंभ किया था इस योजना का, और ये उसका एक क्लिप है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब मेरे किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सिर्फ 1 लाख नहीं, 1,60,000 रुपया तक का कार्ड बिना गारंटी ले पाएंगे। यस, आज से ही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा हमारे दूध उत्पादकों और मत्स्य पालकों के लिए भी शुरू की गई। जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनको अलग से पशुपालन और मछली पालन के लिए 2 लाख रुपए तक की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथियों 24 फरवरी 2019 से ये जो योजना प्रारंभ हुई थी, इसका मैं अभी आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। तो विस्तार से आप इसको थोड़ा अच्छे से सुनना, क्योंकि ये जो योजना है मैं शुरू से लेकर के एंड तक आपको पूरा अच्छे से गाइड करना चाहता हूँ, ताकि आपको इसको अप्लाई करने में और इसको समझने में कोई असुविधा ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ये है गवर्नमेंट की अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी साइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की bahd.nic.in। इस साइट पे जब जाकर के और /KCC जब आप टाइप करेंगे तो ये पेज खुलेगा, ठीक है। इस पेज के ऊपर आपको सभी इसकी डिटेल्स मिलेंगी, और ये केसीसी जो है ये इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड टू लाइव स्टॉक फार्मर्स यानी पशुपालकों के लिए ये प्रारंभ कर दिया। ये चीज है इसके ऊपर, और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आप ये देखेंगे एक लाइन लिखी हुई है नेशन वाइड AIHDF यानी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरीज केसीसी कैंपेन फ्रॉम 15 नवंबर 2021 टू 15 फरवरी 2022। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कैंपेन चला रही है ताकि अधिक से अधिक लोग इस स्कीम से, इस योजना से बेनिफिट लें। और ये योजना अभी 15 नवंबर से स्टार्ट हुई है और ये 15 फरवरी 2022 तक ये कैंपेन चलेगा। योजना तो ये लंबे समय तक चलती रहेगी, लेकिन ये एक कैंपेन है। आप इसको कैंपेन का ये समझ लें कि अभी एक मुहिम छिड़ी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को केसीसी प्रोवाइड करवाया जाए इस योजना के तहत पशुपालकों को। तो जैसे ये लिंक दिए हुए हैं, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक नया पेज खुलेगा, ये, ठीक है।
यहाँ पर आपको पूरा इसके देखिए 1/33 यानी 33 पेज की ये पूरी एक गाइडलाइंस है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग जिसको अपन कह सकते हैं, अपने ये पशुपालन विभाग, डेयरी, फिशरीज, इनका एक डिपार्टमेंट है वहाँ पर। तो ये जो डिपार्टमेंट है डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज का, इन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके सेक्रेटरीज को एक लेटर लिखा है, जो ये लेटर ये 10 नवंबर 2021 को लिखा गया है। तो इसमें इन्होंने इस कैंपेन का जिक्र किया है, यानी इस कैंपेन के लिए लिखा है कि आप जो है ये कैंपेन अपने स्टेट में रन करें और आप जो अपने फार्मर्स हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, उनको स्पेशली कंसिडर करते हुए केसीसी अप्लाई करवाएं। लेटर में इन्होंने सभी चीजें पूरी किस किस तरह से ये काम करेगी ये सब चीजें लिखी हैं। तो इन्होंने एक ये लिखा है कि भाई आरबीआई जो है ये इन्होंने अपने सारे बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है आरबीआई के द्वारा, जो एनेक्चर में है, जो इसके नीचे अपने एनेक्चर आएगा। फिर इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट का रोल जिसमें रहता है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर नंबर का भी जिक्र किया इन्होंने। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये जो कैंपेन है, इस कैंपेन का क्या टारगेट क्या है? कैंपेन का जो टारगेट है वो है कि जो एलिजिबल फार्मर्स हैं जो एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज में रिलेटेड है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज जैसे बोवाइंस, गोट, पिग, पोल्ट्री, अलाइड। बोवाइंस मतलब अपनी गाय भैंस जो है वो इस कैटेगरी में आ जाती है। गोट बकरी आ गई, सुअर आ गया, पोल्ट्री आ गई, और रैबिट भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, है ना, अदर अलाइड एक्टिविटीज। और जो इनसे संबंधित जो एक्टिविटीज हैं उन सब में, सब के लिए ये चीज, ये योजना लागू है। गवर्नमेंट ने अपना एक जो फंडिंग जो होती है, पैसा जो होता है, उस पैसे का जो एस्टिमेट लगाते हैं उसके लिए उन्होंने एक टारगेट लिया है। तो जो कैटल सेंसस जो हुई है ना, लाइव स्टॉक सेंसस जो हुई है स्टेट्स की, उस सेंसस के अकॉर्डिंग उसमें उन्होंने अनुमान लगाया है कि कितने पशुपालक हो सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने उसी के हिसाब से हर स्टेट को एक टारगेट दिया है कि आपके इतने फार्मर्स लगभग इससे बेनिफिट ले सकते हैं या इस कैटेगरी में आते हैं, तो उनको जो है बेनिफिट इसका दिलवाएं। और ये जो टारगेट्स की कॉपी है वो भी इस लेटर के साथ इन्होंने अटैच करी है। अभी सेक्रेटरी लेवल से फिर जब आगे अपन चलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो पोस्ट होती है कलेक्टर्स की, तो कलेक्टर्स की देखरेख में डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर और बैंक के अधिकारी, तो उनको मिला करके एक इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक नोडल एजेंसी बनाई है, जिसमें नोडल अधिकारी जो है वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अधिकारी को रखा गया है। फिर आगे चलते हैं अपन। फिर इन्होंने ये भी बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना, एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी इसके साथ में इन्होंने लगाया है। एक्नॉलेजमेंट है जो अनेक्सर 6 पे है, फिर चेकलिस्ट है जो अनेक्सर 7 के ऊपर अटैच है। फिर इन्होंने स्केल ऑफ फाइनेंस के लिए बताया है। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है ना, ये जो कमेटी है ये डिसाइड करती है कि आपके एरिया में, जैसे हमारे यहाँ फीड का कुछ अलग रेट है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अलग रेट है, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफर कर सकता है। तो ये जो लोन है इस एनिमल्स के रियरिंग और मेंटेनेंस के लिए है, और इसलिए रियरिंग में क्या खर्चा आने वाला है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो डिसाइड करती है कि एक गाय के लिए कितना देना है, एक भैंस के लिए कितना देना है, बकरी के लिए कितना देना है। इस तरह से ये एनिमल वाइज जो है इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वेरी करेगा, इसलिए फिगर हम इसको फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। ये इसके साथ ही इन्होंने एक अटैच किया है एसओपी। एसओपी का मतलब इसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि किस को क्या करना है, मतलब उसमें क्या क्या एप्लीकेशन में होगा, किसको हम एप्लीकेशन पुटअप करेंगे, और क्या क्या हमारी चेकलिस्ट होगी, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब चीजें इसके अंदर दी है। तो इसमें सभी के लिए गाइडलाइंस है इसके अंदर कि एनिमल हस्बेंड्री वालों को क्या करना है, बैंक को क्या करना है, फार्मर को क्या करना है, ये सब चीजें। अब ये इसके साथ में अनेक्सर जो अटैच है वो मैं बताता हूँ आपको। ये है आपका अनेक्सर 1 जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेटर है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक्स को इसके लिए इंस्ट्रक्ट किया है। इस लेटर के थ्रू इन्होंने सभी बैंक्स को इंस्ट्रक्ट किया है और भी गाइडलाइंस इनको भिजवाई हैं। ये इन्होंने पूरा इसको अटैच करके दिया है कि बैंकों को भी पूरी इसकी गाइडलाइंस बताई हैं कि ये किस लिए है, एनिमल हस्बेंड्री के फार्मर्स के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए है,
उसका पर्पस क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। तो जानवरों को खिलाने पिलाने रखने के लिए जो भी उसके लिए सुविधाएं वो चाहिए होती हैं, वो सब चीजें हैं इसी के अंदर आगे आएगी। इसमें क्या क्या इसमें और इंक्लूडेड है, तो ये एनिमल्स में एक पर्पज हो गया। फिर इसकी एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल होंगे इसके लिए, तो फिशरीज का है। फिर अपने आगे चलते हैं पोल्ट्री, स्मॉल रूमिनेंट्स का। तो स्मॉल रूमिनेंट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे छोटे जो जुगाड़ी करने वाले जो छोटे पशु हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं स्मॉल रूमिनेंट्स में। सीप, गोट, पिग वगैरह, पोल्ट्री, बर्ड्स, रैबिट, इन सबको इंक्लूड किया इसमें। फिर डेयरी फार्मर्स के लिए है, गाय भैंस वालों सबके लिए। और फिर है स्केल ऑफ फाइनेंस। तो जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था कि ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी है जो डिसाइड करती है कि गाय पर कितना देना है, भैंस पर कितना देना है, बकरी पर कितना देना है। इस तरह से ये इनको जनरल गाइडलाइंस भी दी है कि ड्राइंग पावर कैसे रहेगी, रीपेमेंट कैसे होगा, मॉनिटरिंग कैसे करनी है। ये बैंक को कि जैसे बैंक है वो फील्ड विजिट करके और आपकी जो भी आपके पशु हैं या उनके लिए जो शेड है, उन सब चीज़ों को, या आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को वो वहाँ विजिट करके देखेंगे और कंफर्म करके, और उसके बाद ये लोन को प्रोसेस करेंगे। फिर इन्होंने लास्ट में एक लाइन लिखी है, ऑल अदर गाइडलाइंस लेड डाउन इन किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स विल बी अप्लीकेबल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो पहले से जो क्रॉप के लिए जो दी जाती है ना, जो हम लोग जो जमीन पर फसल उगाते हैं उसके लिए जो केसीसी हमारे पहले से जैसे बनी हुई है, तो उनके लिए जो गाइडलाइंस हैं उन्हीं गाइडलाइंस में थोड़ा बहुत फेरबदल करके और उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो ये था हमारा बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो। और अब हम आते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जैसे बताया था। तो ये इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो लेटर है उसको अटैच किया है, और इसमें भी लगभग सारी चीजें वही हैं, वही दोबारा एसओपी गाइडलाइंस इन्होंने इसके साथ अटैच करके और ये भिजवाई है, और इन्होंने ये सब बैंकों को और नाबार्ड को लिखा है। साथियों, वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैं ब्रीफिंग करूंगा। ये जो पीडीएफ फाइल है 33 पेज की, इसके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है, और ये पीडीएफ फाइल आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस लिंक पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें और उसके बाद में आप इसको देख सकते हैं। वो पैसा जो कम ब्याज के ऊपर मिल रहा है एडवांस में, वो पैसा हमें रिकरिंग कॉस्ट टुवर्ड्स फीडिंग, वेटनरी एड, इंश्योरेंस ऑफ द मिल्क एनिमल्स, लेबर, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इसके लिए मिलेगा। यानी हम जो पशु का रख रखाव करते हैं, ये मान लीजिए उसकी कोई मेंटेनेंस के लिए है, उसका जो कोई शेड है उसकी मेंटेनेंस है, उसमें बिजली पानी का जो खर्चा है, उसके लिए जैसे कोई दवाई वगैरह परचेज करनी है या चारा दाना परचेज करना है, तो उन सब चीजों के लिए हम उससे फंड ले सकते हैं। ये 2 लाख रुपए तक की इसमें लिमिट इन्होंने बताई है, लेकिन आप 160 समझें कि 160 तक हमें कोई गारंटी या किसी भी तरह के अलग से एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। और 7% जो है वो पर एनम इसका ब्याज होता है, जिसमें से 3% जो है वो आपको गवर्नमेंट पे करती है। कब करेगी? अगर हमारा जो लोन है उसको हमने वापस रिटर्न कर दिया है टाइमली, तो टाइमली हम अगर उसको रीपे कर देंगे तो उस पर 3% अपने को सब्सिडी मिलती है। तो इसका मतलब हमें जो लोन प्रोवाइड हो रहा है वो लगभग 4% पर एनम में हो रहा है, ठीक है ना। कोलेटरल्स के अंदर इन्होंने बताया है कि नो कोलेटरल्स रिक्वायर्ड फॉर अप टू 1.6 लाख। तो 1.60 तक किसी भी तरह की कोई गारंटी या कोई रहन रखने की या कोई चीज की जरूरत इसमें नहीं होती है। सिर्फ आप एक चीज का ध्यान रखें कि एक तो आपको इसके अंदर एफिडेविट देना होगा, अंडरटेकिंग देनी होगी, वो मैं आगे बताऊंगा वैसे आपको। एक तो आपको अंडरटेकिंग देनी होगी खुद की कि भी मैं जो जानवर है उस पशु जिस पशु पर हम ले रहे हैं ना, इस पशु के लिए उस पशु का जो जिक्र इसमें कर रहे हैं, उस पशु का हम इंश्योरेंस करवा के रखेंगे, और अगर हमें वो रिप्लेस जानवर अगर मतलब बदलना भी पड़ा तो हम उसकी जगह दूसरा जानवर लेकर के आएंगे। तो ये एक अंडरटेकिंग हमें देनी पड़ेगी।
इसके अलावा कोई और विशेष डॉक्यूमेंट की इनको आवश्यकता नहीं होती है, बाकी जो है फॉर्म में आएंगे बताएंगे। फार्मर्स हुज मिल्क इज प्रोक्यूर्ड बाय मिल्क यूनियंस, अगर कोई दुग्ध उत्पादन संगठन जो है उनसे अगर हम जुड़े हुए हैं और हमारा दूध जो है एक किसी ऐसी मिल्क यूनियन में जा रहा है जहां से पैसा हमारे अकाउंट में आता है उस दूध का, तो वहां पर इसकी लिमिट 3 लाख कर रखी है हमने, और इसके लिए सिर्फ आपको मिल्क यूनियन जो है वो अंडरटेकिंग देती है, ठीक है ना, उसकी एक गारंटी देनी होती है। जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो इसमें दिया है। आइडेंटिटी प्रूफ, आपका कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ होगा, वो आप समझते हो, वोटर आईडी, आधार कार्ड आजकल सबके पास में है। रेजिडेंस का प्रूफ, रेजिडेंस के प्रूफ में बिजली का या टेलीफोन का कोई बिल। फिर 2 आपके फोटोग्राफ्स होंगे, लेटेस्ट रिसेंट फोटोग्राफ्स। फिर डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए ये चीज और देनी होगी आपको, नंबर ऑफ मिल्क एनिमल्स और एनिमल हेल्थ, ठीक है ना, यानी कि कितने पशु आपके पास में है और उसमें दूध कितने किलो जो पशु है वो दे रहे हैं, इस तरह का ये देना होगा। जैसे मैंने बताया आपको कि अंडरटेकिंग देनी होगी एक, कि एनिमल्स विल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ, यानी बेचेंगे नहीं हम जानवर को, ठीक है ना। दूसरा, इन केस देयर इज नीड एनिमल विल बी रिप्लेस्ड विद अदर एनिमल, मान लो वो नॉन प्रोडक्टिव हो गया, वो एनिमल रखने से कोई फायदा नहीं है, तो हम उस एनिमल की जगह दूसरा जानवर लेकर के आएंगे, तो ये एक हमारे को अंडरटेकिंग इसमें देनी होती है। फिर डिटेल ऑफ स्पेस शेड अवेलेबल फॉर कीपिंग एनिमल्स और रनिंग द एक्टिविटी, जानवर को रखने के लिए जो भी अपनी जो जगह है उस शेड के बारे में उनको जिक्र करना होगा कि ये शेड है इतने बाई इतने का और ये शेड हमारा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, तो दोनों मोड हैं। आप फिजिकली एक फार्म है, वो फार्म आप एनिमल हस्बेंड्री के वहां से ले सकते हो, आप ई मित्र से निकलवा सकते हो, आप बैंक से ले सकते हो, बैंक की साइट से आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। तो फिजिकल और ऑनलाइन मोड दोनों तरीके से एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। एक ये है, इसमें जनरल एडवाइजरी टू बैंक्स एसओपी के अंदर, यानी जो बैंक को इन्होंने एडवाइस किया है उसके अंदर देखिए ये ऐसा है कि बैंक के में जब हम एप्लीकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन हम एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे तो बैंक को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ ऑल बैंक्स। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बैंक की वेबसाइट पर अवेलेबल होना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है। एंश्योर प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल्स, जितना जल्दी हो सके उसको अप्रूव करें, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर ये है कि जो एप्लीकेशन हम जब प्रोवाइड करेंगे, एप्लीकेशन जब हम देंगे बैंक में, तो बैंक को ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो जो गवर्नमेंट की 2 योजनाएं चल रही है ना, PMSBY और PMJJBY, ठीक है, ये बीमा योजनाएं हैं ये। तो इसमें SBY तो सुरक्षा बीमा योजना है जो एक्सीडेंटल डेथ के लिए है, JJY जो है वो लाइफ इंश्योरेंस है। एक्सीडेंटल में ये दोनों में से ये मैंडेटरी नहीं है, हमारी मतलब ये एनकरेज करेंगे कि भाई ये भी आप ले, क्योंकि इससे भी हमें मतलब क्या है कि सुरक्षा मिलती है, ठीक है ना। हमारी फैमिली को कम ज्यादा नहीं है अमाउंट, लेकिन 2 लाख का ही इंश्योरेंस एटलीस्ट इसके अंदर होता है। तो ये एक्सीडेंटल बीमा है और ये आपका लाइफ इंश्योरेंस है, और ये मैंडेटरी नहीं है, आप मर्जी है आपके लिए तो लें, बाकी लेना चाहिए। यहाँ ये इनकी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि 2 वीक के अंदर उस एप्लीकेशन पर उनको एटलीस्ट डिसाइड कर लेना है कि ये एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर एलिजिबल हैं तो आपका KCC रिलीज हो जाना चाहिए, और अगर एलिजिबल नहीं है तो किस कारण से एलिजिबल नहीं है वो कारण लिख करके आपके पास में आपको वापस इंटीमेशन हो जाना चाहिए। और ये फिर अगला जो है, मैंने जैसे अभी हमने शुरू में बताया था आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पूरा स्टेट वाइज जो टारगेट दिए गए हैं, ये वो टारगेट का पेज है। इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे एक गुजरात है, उसको सबसे ज्यादा 20 लाख, इसी तरीके से जैसे 16 लाख का है मध्य प्रदेश को, ऐसे ही जैसे 16 लाख का है राजस्थान को टारगेट, और ऐसे ही 15 लाख का टारगेट है उत्तर प्रदेश को। तो इस तरीके से ये सभी स्टेट्स का टोटल करके इन्होंने 1,37,00,000
71,700 पशुपालकों को बेनिफिट देना है केसीसी का, ये टारगेट लिया है। ये है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो हमें भर करके और फिर बैंक को सबमिट करना होता है। यहाँ पर अमाउंट लिखना है, कितना अमाउंट होगा, और ये ऑफिस यूज है, इसको खाली छोड़ना है। यहाँ अपने को पर्पस लिखना है। पर्पस का मतलब जैसे हमें एनिमल हस्बेंड्री के लिए, जैसे रियरिंग ऑफ कैटल है तो उसके लिए देना है, गाय के लिए गाय रखते हैं या डेयरी है या कोई रेबिट फार्मिंग है या गोट फार्मिंग है, उसके लिए वो लिखना है। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेंट की डिटेल। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे हमने पीछे देखा है कि इंडिविजुअल फार्मर भी हो सकता है, जॉइंट फार्मर भी हो सकते हैं और एक ग्रुप भी हो सकता है। तो कितने ही लोग मिलकर के समूह में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ उनके सबकी डिटेल्स आ जाएंगी। ये एड्रेस, यहाँ सोशल कैटेगरी लिखनी है, SC ST OBC बुद्धिस्ट वगैरह। फिर एग्जिस्टिंग बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, अगर जो हमारे पास में अभी पहले से जो कोई सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट या कुछ ऐसा अकाउंट है तो उसकी डिटेल्स देनी है इसमें। अच्छा, लैंड का जब हम एनिमल हस्बेंड्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ हमें भरने की जरूरत नहीं है लैंड का। और अगर आपके पास में लैंड है तो आप इसको यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नील कर दें। और फिर ये आ गया इसका सोर्स ऑफ इनकम। आपकी जैसे अपनी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से है, एनिमल हस्बेंड्री से है या किस चीज से, जो भी इनकम है वो टोटल इनकम कितनी है। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ इमूवेबल असेट्स। इमूवेबल का मतलब जैसे कोई जमीन या जो शेड बनी हुई है या जो घर बने हुए हैं अपने, उनके बारे में इसमें डिटेल्स लिखनी। पर्टिकुलर्स ऑफ मूवेबल असेट्स। मूवेबल असेट्स में जैसे अपने पास में क्या है, जैसे गाय है, बकरी है, ये जो जानवर हैं ये सारे मूवेबल असेट्स में आ जाते हैं। ट्रैक्टर है, इक्विपमेंट्स हैं, कोई भी वो सब चीजें। और कोई अगर लायबिलिटी है अपनी, पहले से कोई लोन लिया हुआ है या वो, तो उसकी डिटेल्स इसमें फिलअप करनी है। पर्टिकुलर्स ऑफ लायबिलिटीज ऑफ गारंटर की इसमें नीड नहीं होती 160 तक। 160 से ऊपर अगर हम लिमिट लेना चाहते हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। फिर ये है एक ये डिक्लेरेशन, ये लिखा रहता है कि जो इंफॉर्मेशन है ऊपर की वो सही है और गलत नहीं है। फिर ये मिल्क यूनियन के लिए जैसे पहले बताया था कि 160 की जगह उनको 3 लाख तक की लिमिट है उसकी में, तो वो 3 लाख तक का उनको लेने के लिए मिल्क यूनियन से उनको ये एक अंडरटेकिंग देनी होती है। वो अंडरटेकिंग का है फॉर्मेट, इसको खाली छोड़ देना है अगर हम 160 तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। फिर ये हमारी एक अंडरटेकिंग है जो मैंने जिक्र किया था, जिसका कि इस अंडरटेकिंग में हम ये बताएंगे कि हमारे पास में किस तरह का जानवर है, कितना उनका नंबर है और उनकी मार्केट वैल्यू क्या है जानवर की, ठीक है। फिर उनको हमने कहाँ रखा हुआ है, उसकी शेड वगैरह की डिटेल्स, यहाँ पर उसका एड्रेस आएगा ताकि जो अपने बैंक मैनेजर है वो विजिट कर सकें और वो उसका वेरीफाई कर सकें। इसी एप्लीकेशन के साथ में ये एक्नॉलेजमेंट होता है जिसको बैंक हमें वापस एक कॉपी इसकी देगा एक्नॉलेजमेंट की कि ये प्राप्त की हमारी एप्लीकेशन। फिर एक है इसके साथ में चेकलिस्ट, ठीक है। तो चेकलिस्ट हमारी भी सुविधा के लिए है और ये बैंक की सुविधा के लिए होती है। तो चेकलिस्ट की भी 2 कॉपी होंगी, एक बैंक के पास रहेगी और एक आपको मिलेगी। अगर आपका लोन रिजेक्ट होता है तो उसमें रीजन दिया जाएगा कि भाई किस रीजन से आपको वो रिजेक्ट हुई है। तो चेकलिस्ट के हिसाब से हम जैसे फॉर्म जब फिलअप कर रहे हैं तो हम खुद इसको चेकलिस्ट को एक बार चेक कर लें। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि SOP के हिसाब से जो हम एलिजिबल हैं या नहीं है। दूसरा, पहले से KCC है या नहीं है, हाँ या ना करना है। अगर पहले से KCC है तो उसका अकाउंट नंबर, बैंक किस में है और कितना अमाउंट उस पर सैंक्शन है। अगर अमाउंट जो सैंक्शन है उसकी हम लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, हमारा अमाउंट मान लो हमारे पास में जमीन कम है, KCC कम अमाउंट का है हमारा और हम पशुपालन करते हैं और उसकी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, तो वो उसमें फिर यहाँ यस आ जाएगा। फिर हमने जैसे बात की थी कि ID, जो हमारा ID प्रूफ है वो कौन सा हम अटैच कर रहे हैं, सबमिट किया या नहीं किया। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस सबमिट करना है। यहाँ इनमें दिए हुए हैं क्या क्या चीजें हम सबमिट कर सकते हैं, इनमें से कोई भी। रिसेंट फोटोग्राफ साथ में लगाई या नहीं लगाई। डिटेल्स सबमिटेड फॉर डिटरमाइनिंग द लोन एलिजिबल एज पर पैरा 9। पैरा 9 के हिसाब से जो है वो पैरा 9 में जो अंडरटेकिंग थी ना, वो अंडरटेकिंग की बात हो रही है यहाँ पर, वो सबमिट है। लोन एप्लीकेशन अमाउंट 160 के अंदर है या नहीं है।
फिर 160 से अगर ऊपर है तो फिर वो जो एग्रीमेंट और वो जो चीजें चाहिए होती हैं वो अटैच हैं या नहीं है। फिर ये लास्ट में इन्होंने ये लिखा है, इफ द फॉर्म इज रिजेक्टेड रिटर्न बैक द रीजन देयरफॉर। मींस यहाँ वो आपको रीजन लिख करके देंगे, अगर आपकी फॉर्म रिजेक्ट होती है तो यहाँ रीजन लिख करके ये आपको वापस मिलेगा। और ये एक इसके साथ में अटैच किया है गवर्नमेंट ने अपनी प्रोग्रेस मांगने के लिए फॉर्मेट। ओके, पशुपालक भाइयों को अभी बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई। इसमें मुख्य बातें जो आप लोगों को ध्यान करने की है, यानी आप लोगों को ये समस्या नहीं है कि ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, ये जानकारी कहाँ मिलेगी, ये सब इस चैनल के नीचे जो लिंक दिया गया है वहां से आपको प्रोवाइड हो जाएगी अगर आपको फॉर्म भी चाहिए तो। मोटी बातें जो निकल करके इस वीडियो में सामने आई है, यानी अगर आपके पास कोई जमीन नहीं है, केवल आपका पशुपालन व्यवसाय है, तो आपको लोन मिल सकता है। उस लोन की रेट होगी 7%। अगर आपने उसको वापस टाइम पे जमा करा दिया तो सरकार के द्वारा वापस उसको फिल किया जाएगा 3%, यानी आपकी इंटरेस्ट रेट पड़ी 4%। दूसरी, उस डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो डॉक्टर साहब ने पूरे डिटेल से बताए थे। कुछ भी कोई खास नहीं चाहिए, केवल आपका आईडी प्रूफ, यानी जिसमें फोटो लगी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जो भी हो, एक उस पर खुद का सेल्फ अटेस्टेड साइन चाहिए। दूसरा आपको चाहिए रेजिडेंशियल प्रूफ, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल। तीसरा आपको चाहिए लेटेस्ट फोटो 2, और अंडरटेकिंग वगैरह सब इसी फॉर्म में साथ में आपको उपलब्ध होगी, उसे भरना है। बहुत ही इजी तरीके से आपको 1,60,000 तक का ऋण उपलब्ध हो जाएगा। चेकलिस्ट जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई वो अपने लिए है, अपने ही फायदे के लिए है। आप उसको चेक करते जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स उसी के हिसाब से लगाते जाइए। इसकी एक डेट भी बताई डॉक्टर साहब ने, 15 फरवरी 2022 तक, यानी हर राज्य को एक टारगेट दे रखा है, तो वो टारगेट पूरा नहीं हो जाए उससे पहले आप जल्दी करें और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार।